नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं पुराना फिर सेकंड ग्रेड का 2016 का एक एसएसटी का पेपर लेकर आया हूँ जिसके अंदर सोशोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनकी भाषा बदल चुकी है लेकिन वो लगातार बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करोगे तो मैं आपको कहता हूँ कि अगले पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको इन्हीं पेपर में से देखने को मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पक्का। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा एक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति से संबंधित नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात है, उसने समाजशास्त्र की प्रकृति की बात करी है। और जब समाजशास्त्र की प्रकृति की बात होती है तो आपको पता है एक पुस्तक बार बार याद आती है जिसका नाम है द सोशल ऑर्डर, और ये रॉबर्ट बियरस्टीड की लिखी गई है। ये बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन आरपीएससी के फेवरेट है, उनमें से ये क्वेश्चन है। अब उसमें उसने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताया। उसने कहा समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अनुभविक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। ये कुछ विशेषताएं बताई है किसकी, समाजशास्त्र की। विशुद्ध, अमूर्त, तो देखिए पहला विशुद्ध है, बिल्कुल है, अमूर्त है, अनुभविक है, तार्किक है, वास्तविक विज्ञान है, मूर्त नहीं है। तो क्या नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसको भी याद रखिएगा। मूर्त नहीं है, पहली बात। एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, यानी कि सामाजिक विज्ञान है। एक विशेष विज्ञान नहीं है, इसको याद रखिएगा। और एक आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, ये याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, समाजशास्त्र का संबंध प्रकृति का नहीं है। कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा अमूर्त। समाजशास्त्र की प्रकृति अमूर्त है, मूर्त नहीं है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी एक विशेषता का उल्लेख बियरस्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में नहीं किया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए कि इसके अंदर मिसप्रिंट हो गई थोड़ी सी। इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूं कि उसने कहा समाजशास्त्र की ऐसी कौन सी प्रकृति नहीं है जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं बार बार पूछी जा सकती है। कि सोशल ऑर्डर बुक मैंने आपको अभी बताई थी, तो इसका पहला ऑप्शन है लघु आकार, सेकंड ऑप्शन पूछा गया था उसमें समता की चेतना, तीसरा याद रखिएगा सामाजिक अंतःक्रिया, और फोर्थ उसमें दिया गया सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन। और मैंने कहा था बियरस्टीड की पुस्तक आपको याद ही रखनी है बार बार, कौन सी है, द सोशल ऑर्डर। पिछला और अगला क्वेश्चन रिलेटेड था, बस उसमें मिस्टेक हो गई इनकी, इनको या बंद कर दीजिएगा। ये 4 ऑप्शन उसमें दिए गए, लघु आकार, समता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन। इनमें से कौन सी विशेषता बियरस्टीड ने अपनी पुस्तक में नहीं बताई है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा लघु आकार। लघु आकार की विशेषता बियरस्टीड ने अपनी पुस्तक में नहीं बताई है, इसको याद रखिएगा। समूह की बात करें तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब समूह की बात करें तो बियरस्टीड ने क्या कहा है, द्वितीय समूह के बारे में पूछा गया तो बियरस्टीड ने कहा है कि द्वितीय समूह कौन से हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। द्वितीय समूह वे हैं जो कौन से समूह नहीं है, जो कि प्राथमिक समूह नहीं है। ये याद रखिएगा, जो प्राथमिक समूह नहीं है।
ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा कि लघु आकार की विशेषता बियर स्ट्रीट ने नहीं बताई है, समता की चेतना बताई है, सामाजिक अंत्यक्रिया बताई है, सामाजिक संगठन बताया अपनी पुस्तक के अंदर। लघु आकार जैसा कोई कॉन्सेप्ट उनके द्वारा नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन में होते हैं तथा समाज की संरचना एवं प्रक्रिया में होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये टॉपिक आ गया, आपको पता है आपके सिलेबस का एक टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन। इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के नाम से एक पुस्तक लिखी गई है, सोशल चेंज। पहली चीज तो याद रखनी, ओकबर्न के द्वारा। अब उसने कहा कि सामाजिक संगठन में होते हैं जो समाज की प्रक्रियाओं में होते हैं, परिवर्तन क्या कहलाते हैं? परिवर्तन ही पूछ रहा है वो, तो परिवर्तन पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको कहा था ना, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अपने आप बाय डिफॉल्ट कर सकते हो। जब परिवर्तन की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, तो इसका ऑप्शन आंसर ही क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसको याद रखिएगा। 1-2 बातें और इसमें याद रखिएगा। एक समाजशास्त्री हैं जॉनसन ने कहा सामाजिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें समाज के या सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो। पहली चीज। दूसरा देखिए इसमें क्या पूछा गया है, सामाजिक संगठन भी होते हैं जिसमें समाज की संरचना और प्रक्रिया है। 2 चीजें पूछी गई, ध्यान रखिएगा, संरचना और प्रक्रिया। जब संरचना और प्रक्रिया की बात आती है तो ये बात किसने कही? एक और समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है डेविस ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें किसमें परिवर्तन होगा? सामाजिक संगठन में जो परिवर्तन होता है वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और इन्होंने बात करी गई है, इन्होंने बात की है किसकी? संरचना और साथ साथ में प्रक्रिया। यानी इन्होंने कहा है कि जिसके अंदर संरचना में भी परिवर्तन हो और प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन हो, ऐसा जो संगठन होगा उस संगठन में ही सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। यानी कि सामाजिक परिवर्तन किसको कहेंगे? उन्होंने कहा जिस संगठन की संरचना में परिवर्तन हो और जिस संगठन के प्रक्रियाओं में अगर परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इससे कहीं ना कहीं एक परिभाषा निकलती है, और ये परिभाषा देने वाला कौन था? किंग्सले डेविस। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, वे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि व्यक्तिगत विशिष्ट हित प्रदान और व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। अब इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह की विशेषता पता हो, तब आप इस आंसर को कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। अब देखिए इसमें पूछा गया संबंध अव्यक्तिक होंगे, तो ये आपको मैं बता चुका था अगर आपने पिछले वीडियो मेरे देखे होंगे, जिसमें संबंध कैसे हो? अव्यक्तिक हो। संबंध कैसे हो? औपचारिक हो। व्यक्तिगत योग्यता हो, निश्चित श्रम विभाजन हो, अर्जित योग्यता हो, यानी कि ऐच्छिक इच्छा से ऐच्छिक सदस्यता हो, और सबसे महत्वपूर्ण जिसमें मैं की भावना हो। ये सारी विशेषता कहीं ना कहीं जिसके साधन क्या होंगे, जिनको ध्यान रखना है, जिसके संबंध अपने आप में क्या होंगे? साधन होंगे, साध्य नहीं होंगे। जिसके संबंध कैसे होंगे? अस्थायी होंगे। ये सारी विशेषताएं द्वितीय समूह के ध्यान रखें। अव्यक्तिगत संबंध, औपचारिक संबंध, व्यक्तिगत योग्यता आधारित, श्रम विभाजन स्पष्ट, अर्जित यानी कि हम उसकी सदस्यता ले सकते हैं, इच्छिक सदस्यता, मैं की भावना। संबंध अपने आप में साधन के रूप में होंगे, और संबंध कैसे होंगे? संबंध अस्थायी होंगे। इसके उल्टे सारी बात कर लो, संबंध स्थायी होंगे, संबंध साध्य के रूप में होंगे, औपचारिक की जगह अनौपचारिक होंगे, अव्यक्तिक की जगह व्यक्तिक होंगे। ये सारी विशेषताएं कहीं ना कहीं आप दिखाई देगी, तो वो प्राथमिक समूह की विशेषता है। तो ये 3 विशेषताएं जब आपको दिखाई दे तो ध्यान रखिएगा, विशिष्ट हित प्रदान,
यानी कि खुद के हित को लेकर मान्यता जो दी गई है, व्यक्तिगत योग्यता जो पूछी गई है, तो ये सारी विशेषताएं कहीं ना कहीं द्वितीय समूह की है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, द्वितीय समूह की अवधारणा किसने दी है, तो आपको पता होगा डेविस और होम्स के द्वारा द्वितीय समूह की अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि हर एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन बुक से आता है। तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा M.N. श्रीनिवास के द्वारा ही। अब M.N. श्रीनिवास का ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक तो संस्कृतिकरण की अवधारणा में, एक पश्चिमीकरण की अवधारणा में, एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्रभु जाति का, और संस्कृतिकरण की अवधारणा में इन्होंने कहा था, जाति की बात करी थी, जाति की गतिशीलता की बात करी थी कि संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? जब एक जाति अपने से उच्च जाति के कर्म कांडों को, उनके नियमों को, उनकी व्यवस्थाओं को अपनाने का कार्य करती है, उसे ही संस्कृतिकरण कहा जाता है। तो ये स्पेशल याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में श्रीनिवास से बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? M.N. श्रीनिवास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेविड इलेस ने निर्धनता के निम्न कारणों में से, ध्यान रखिएगा, निर्धनता का अगर आपके पास टॉपिक है तो ध्यान रखिएगा, निर्धनता के अंदर डेविड इलेस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे सांप्रदायिकता के अंदर टी के उम्मन है, वैसे ही जब भी आप बात करो निर्धनता की तो डेवी इलेस के बारे में। डेवी इलेस ने निर्धनता के जो कारण बताए हैं वो कुल 3 कारण बताए हैं। उसमें पहला कारण निर्धनता की संस्कृति, दूसरा आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा व्यक्ति, और तीसरा कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा सामाजिक संरचना। ये 3 कारण कहीं ना कहीं निर्धनता के कारण बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा से। सामाजिक संबंध के बारे में जानकारी नहीं दी किसने? डेविड इलेस ने। इसको याद रखिएगा। दूसरा 1-2 फैक्टर और याद रखिएगा कि निर्धनता को लेकर, निर्धनता को वंचना से परिभाषित किसके द्वारा किया गया है? तो हरिंगटन के द्वारा ये विवेचित किया गया कि निर्धनता को उसने क्या माना? एक तरीके से वंचना माना है। किसने? हरिंगटन ने। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब ये क्वेश्चन पूछा गया डेविड इलेस, तो इससे एक टॉपिक से रिलेटेड एक व्यक्ति और है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है मार्टिन रेस। इसको याद रखिएगा आप, क्योंकि डेविड इलेस से तो क्वेश्चन आ गया, इस मार्टिन रेस से अब तक कोई क्वेश्चन से नहीं पूछा गया। इन्होंने भी क्या कहा है कि गरीबी के 3 तत्व बताए हैं। गरीबी के 3 तत्व बताएं, ध्यान रखिएगा। पहला भरण पोषण। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इसलिए आने की इसकी संभावना है क्योंकि इलेस का आ चुका है। दूसरी है असमानता, इसको याद रखिएगा। और तीसरी है बहिर्मुखता। ये 3 चीजें किसके द्वारा बताई गई? मार्टिन रेन के द्वारा बताई गई। कि गरीबी के कुल कितने तत्व? 3। और डेविड इलेस ने निर्धनता के कितने कारण बताए? 3। निर्धनता की संस्कृति, उपसंस्कृति, व्यक्ति और सामाजिक संरचना। ये ध्यान रखिएगा, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था किसने नहीं बताई? डेविड इलेस के द्वारा नहीं बताई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, ध्यान भी रखना है आपको कि ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और साधारण सी बात है, सांप्रदायिकता का कारण क्या नहीं है? कारण क्या नहीं है? राजनीतिक स्वार्थ, सामाजिक नियंत्रण, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता। तो अब आपको किसी किताब की जरूरत है इसके आंसर को पढ़ने के लिए या देखने के लिए। आपके दिमाग में फिर सांप्रदायिकता का कारण राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, बिल्कुल। धार्मिक कट्टरता हो सकती है, कोई सांप्रदायिक संगठन होंगे वो भी कहीं ना कहीं क्या करेंगे? सांप्रदायिकता का कारण बनेंगे। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक
नियंत्रण यानी कि हमारे सामाजिक ऐसी परंपराएं जिनके द्वारा हमको नियंत्रित किया, हमारे समाज को नियंत्रित किया जाता है, तो वो जो नियंत्रण किया जाएगा वो सांप्रदायिकता का कारण कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक। दूसरा, सांप्रदायिकता को लेकर मैंने आपको बताया था, टी के उम्मन ने 6 टाइप बताए, बार बार बता चुका हूं आपको, इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संथानम कमेटी की समस्या निवारण। तो मैंने कहा ना, अगर आप दोबारा से पेपर करोगे तो आपसे पेपर होता ही चला जाएगा, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। संथानम कमेटी, बार बार क्वेश्चन इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेट हो रहे हैं। संथानम कमेटी, तो सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम्स के अंदर टॉपिक ही है सिलेबस का भ्रष्टाचार। संथानम कमेटी 1962 में बनाई गई। इस समिति की सिफारिश पर 1964 में क्या बनाया गया? सीवीसी बनाया गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये याद रखिएगा। 1988 में भ्रष्टाचार को लेकर क्या बनाया गया? कानून बनाया गया। इसी भ्रष्टाचार को लेकर इसी को वापस से पुनः लागू किया गया। 2018 में संशोधन करके इसको लागू किया गया। बोहरा समिति का संबंध, टेकचंद समिति का संबंध, एम बी शाह आयोग का संबंध, काला धन, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट या डायरेक्ट आपसे पूछा भी जाता है, इसको याद रखिएगा। भ्रष्टाचार को लेकर आपको याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साधारण सा क्वेश्चन, किसका संबंध एड्स वायरस संचरण। मैंने कहा ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको किसी किताब की पढ़ने की जरूरत नहीं। जोखिम समूह वाले नहीं हैं, वेश्या बिल्कुल, उनसे आपके एड्स होने की संभावना है। मादक द्रव्य व्यसनों से आपके अत्यंत समलैंगिक से इसका होने की संभावना है। स्कूली बच्चे का इससे क्या लेना देना? तो अब आपको किसी किताब की जरूरत है इस प्रकार का आंसर करने की? जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर स्कूली बच्चे, याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन। कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था में श्रेणी में नहीं है? फिर एक सिंपल क्वेश्चन। जब आपके सिलेबस के अंदर एसएसटी के अंदर आपको दे रखा, आपका हिस्ट्री भी इसके अंदर है और आपकी फिलोसफी भी इसके अंदर है, उसके अंदर भी ये टॉपिक है। हिस्ट्री के अंदर वैदिक सभ्यता वाला टॉपिक है और कहीं ना कहीं फिलोसफी के अंदर तो बिल्कुल आपको वैदिक जो साहित्य है उसकी जानकारी दी गई। तो कहीं ना कहीं उसमें अपने आप ही आ जाता है। हमारे कुल कितने आश्रम माने गए? 4 आश्रम माने गए। पहला कौन सा? ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ। तीसरा वानप्रस्थ। और लास्ट और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण संन्यास आश्रम। अंतिम यही है। क्यों है? क्योंकि इसी के द्वारा किसकी प्राप्ति की जाती है? मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि मोक्ष ही हमारी प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य है। इसको याद रखिएगा। ये शिक्षा से संबंधित, ये काम से रति से संबंधित, ये समाज से संबंधित और ये स्वयं से संबंधित। तो हिंदू श्रेणी में कौन सा नहीं आता? वर्धाश्रम जैसा कोई आश्रम हमारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा एक हिंदू विवाह का लक्ष्य का उद्देश्य नहीं है? पिछली क्लास में मैं फिर बता चुका हूँ, आपको याद रखना है। एक समाजशास्त्री हैं भारतीय, के.एम. कपाड़िया। आपको पता है के.एम. कपाड़िया ने विवाह के 3 उद्देश्य बताए थे, धर्म, रति और साथ साथ में आपको पता है प्रजा। तो उन्होंने कौन सा लक्ष्य नहीं बताया? अर्थ नहीं बताया। एक चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा आपको पता है के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह को लेकर क्या कहा है? हिंदू विवाह क्या है? एक संस्कार है, इसको याद रखना है। तीसरा, एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ये 3 चीज़ें आपको के.एम. कपाड़िया के बारे में याद होनी चाहिए, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिस परिवार में व्यवहारिक और औपचारिक दोनों दृष्टियों से सत्ता, ये सत्ता की जगह सत्ता, ध्यान रखिएगा, परिवार के मुखिया स्त्री के पास होती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जिसमें सब कुछ किसके पास में होगा? स्त्री के पास होगा, महिला के पास होगा। वो सत्ता कैसी होगी? मात्र सत्तात्मक। वो समाज कैसा होगा? मात्र सत्तात्मक समाज होगा। याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री के अंदर प्रथम नगरीय क्रांति आती है, जिसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर आज की तारीख में उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वो सभ्यता कैसी थी? उसका समाज कैसा माना गया? मात्र सत्तात्मक समाज माना गया। दूसरी, आगे चलकर आप हिस्ट्री में पढ़ते हो वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता में समाज कैसा माना गया है? पितृ प्रधान समाज। और आज की तारीख में भी समाज कैसा है? पितृ प्रधान। लेकिन ये धीरे धीरे किस तरफ मूव कर रहा है? मात्र सत्तात्मक या मात्र प्रधान समाज की तरफ हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट की बात करें, मोक्ष ही मानव जीवन के चरण उद्देश्य और मानव की आंतरिक अद्वितीय का प्रतीक है। किसने कहा? ये वापस वही आ गया। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि मोक्ष को मानव के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना, और ये किसने माना आपको पता है? के.एम. कपाड़िया। अभी पिछले में बता चुका हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा? को सोचने की जरूरत ही नहीं, के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जहाँ कहीं जीवन है, मैंने कहा था परिभाषा कहीं ना कहीं पूछी जाती है। जहाँ कहीं जीवन है वहाँ समाज है। एलेक्स इंकेल्स, गिडिंस, मोरी जिन्सबर्ग, मैकाइवर। तो मैकाइवर और पेज की डेफिनेशन है, आपको पता ही है। इनके द्वारा सोसाइटी पुस्तक लिखी गई, इसको याद रखिएगा। और इन्होंने क्या कहा है? समाज क्या है? सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? समाज शास्त्र कहलाता है। जिसमें अध्ययन किसका हो? सामाजिक संबंधों का अध्ययन हो। ठीक है, तो ये किसने दी? मैकाइवर और पेज ने दी। अमेरिकन समाजशास्त्री थे ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैदिक संस्कृति में पंच महायज्ञों में एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता। पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ चुका है। मैंने कहा वैदिक सभ्यता में कुल कितने यज्ञ, पंच महायज्ञ माने गए? भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, देवयज्ञ और ऋषि यज्ञ। ये पंच महायज्ञ जो चींटी मीटी जानवरों को भोजन कराने के उद्देश्य से किया जाने वाला यज्ञ भूत यज्ञ। अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, उनको श्राद्ध जैसी व्यवस्था उसके लिए किया जाने वाला नृप यज्ञ। घर में आने वाले मेहमान अतिथियों के लिए जो किया जाता है उसे नृग यज्ञ या फिर मनुष्य यज्ञ भी कहा जाता है। देवताओं को खुश या प्रसन्न करने के लिए जो किया जाता है वो देव यज्ञ। ऋषि यज्ञ, वेदों को पढ़ने पढ़ाने से संबंधित जो यज्ञ किया जाता है वो ऋषि यज्ञ। और यही एकमात्र यज्ञ है जो गृहस्थों के द्वारा नहीं किया जाता, बाकी सब गृहस्थों के द्वारा किए जाते हैं। अच्छा, इसमें पूछा ये कि कौन सा यज्ञ नहीं है, तो पितृयज्ञ है, देवयज्ञ है, भूत यज्ञ है, पुत्री जैसा कोई यज्ञ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? पुत्री यज्ञ। नेक्स्ट की बात करते हैं। तेंदुलकर समिति के द्वारा 2011-12 में गरीबी रेखा, तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। और ये आंकड़ा फैक्चुअल है, इसको आपको याद रखना है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ लिया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ए आंसर। फैक्चुअल है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 25.7%। इसको एक चीज़ तो याद रखिएगा। दूसरी एक चीज़ और आके कि ये जो गरीबी है, गरीबी की अपने ने एक बात तो कर दी डेविड इलेस की। किसकी? अभी बताया था आपको मैंने, डेविड इलेस ने
गरीबी के कितने कारण बताए? 3 कारण बताए। सामाजिक संरचना, व्यक्ति और संस्कृति के बारे में बात करी, तीनों बता चुका हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक इंडेक्स होता है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, इसको याद रखिएगा। ये अभी अवधारणा जो है इसको याद रखिएगा, सबीना अल किरे के द्वारा ये अवधारणा दी गई। सबीना अल किरे के द्वारा ये बात की गई और इस मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के 3 आधार हैं, उसको याद रखिएगा। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा जीवन स्तर। ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है कई बार। अच्छा, MPI से ही संबंधित एक और है जो आप कंफ्यूज होते हो, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें भी याद रखिएगा, इसके भी 3 संकेत होते हैं, इसलिए कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक संकेत तो सेम है, शिक्षा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरा इसमें चेंज है, जीवन प्रत्याशा, और तीसरा अंदर इसके अंदर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, इसको याद रखिएगा। तो HDI के ये 3, MPI के ये 3, मल्टी पॉवर्टी और इंडेक्स, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोशियोलॉजिकल थीम्स एंड पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? फिर बुक की बात आ गई, टीवी बॉटोमोर, एलेक्स इंकल्स, हरमब्लास और मैकाइवर पाइवर। तो इसका आंसर है, लेखक की बात पूछिए, हरमब्लास को याद रखिएगा। दूसरा बात करें परिप्रेक्ष्य की। जब परिप्रेक्ष्य की आप बात करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि 2 प्रकार के परिप्रेक्ष्य माने गए हैं, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवीय परिप्रेक्ष्य, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रत्यक्षवाद पर आधारित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, आगे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो इसका आंसर क्या होगा? M हरमब्लास को इसका लेखक माना जाता है। नेक्स्ट, रॉबर्ट मर्टन के द्वारा परिभाषित एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न विशिष्ट और परिस्थितियों के संकुल को क्या कहा जाता है? मैंने कहा था मर्टन के द्वारा। मर्टन ने रोल सेट, उसके अलावा स्टेटस सीक्वेंस की अवधारणा भी दी गई थी। तो इसने कहा मर्टन अकेले व्यक्ति के धारण विभिन्न और विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को, समुच्चय को, मैंने कहा था ना, समुच्चय कह दो, संकुल कह दो, सेट कह दो, पुंज कह दो, बात एक ही है। विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को क्या कहा जाता है? तो संकुल को क्या कहा जाएगा? परिस्थिति पुंज कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। रोल सेट, स्टेटस सीक्वेंस, स्टेटस सेट, साथ में स्टेटस सेट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रतिमान आ जाए, पुंज आ जाए, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक, बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा। SV केतकर के द्वारा ये पुस्तक, इनके द्वारा एक पुस्तक पूछी गई है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, घुरिये के द्वारा लिखी गई है। आपको पता होगा घुरिये के बारे में ये बात, ये किताब घुरिये के द्वारा लिखी गई, जिन्हें भारत के समाजशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, जिन्होंने इंडोलॉजी कॉन्सेप्ट को अपनाया। इस इंडोलॉजी का मतलब है कि भारतीय समाज का जो अध्ययन होगा वो भारतीय संस्कृति, परंपरा और उनके मूल्य, उनके आधार पर ही भारतीय समाज का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए, उसे ही कहा जाता है इंडोलॉजी। तो भारतीय विद्या अध्ययन पद्धति के अध्ययन प्रारंभ करने वाला कौन? इंडोलॉजी प्रारंभ करने वाला कौन? या भारतीय समाजशास्त्र का जनक तो GS घुरिये को माना जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक विशेषता सामाजिक वर्ग की नहीं है? मैंने कहा था क्लास की बात करो,
और साथ साथ में कास्ट की बात। अब क्लास की बात और कास्ट की बात तो आपको पता होगा, ये प्रदत्त है और ये अर्जित है। अब इसने पूछा क्या सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है। वर्ग चेतना, बिल्कुल वर्ग के अंदर चेतना होनी चाहिए। प्रदत्त प्रशस्ति, अब बताओ प्रदत्त है या अर्जित, यही आंसर निकल गया कि ये कहीं ना कहीं क्या है, अर्जित है। खुली है, बिल्कुल वर्ग में शामिल भी हो सकते हो और इससे बाहर भी जा सकते हो। ऐच्छिक सदस्यता एक तरीके से। और यहाँ कहा जा रहा है प्रदत्त, तो प्रदत्त तो सिर्फ जाति व्यवस्था में आ गई। बाय डिफॉल्ट में जिस जाति में जन्म ले लिया उससे मैं बाहर नहीं जा सकता। तो सिंपल सी बात है। तो सामाजिक वर्ग की कौन सी विशेषता नहीं है, तो सिंपल सी बात है, प्रदत्त परिस्थिति सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है, क्योंकि ये विशेषता किसकी है, ये जाति की विशेषता है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, ये वीडियो कैसा लगा देखिएगा। 2-3 पेपर और आपके रह गए हैं 2014 के, 2010 के, और उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे रेगुलर, एक एक टॉपिक वाइज थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।